नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। और आज हम लेके आए हैं, देखिए साइंस की क्लासेस लेके आए हैं, काफी दिन हो गए हमें। और आज हम क्लास लेके आ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। देखिए 4 से 5 महीने में पेपर है एनटीपीसी का। जो मेरे साथी 12th लेवल से हैं या ग्रेजुएशन लेवल से है रेलवे में, है ना, दोनों ही के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और उसी के साथ साथ रीट की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के जो साथी हैं, लेवल 1 की, लेवल 2 की, उनके लिए ये बायोलॉजी की क्लासें महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है, आज से ये क्लासें पार्ट 1 के हिसाब से चलेंगी, जैसे पार्ट 1 2 3 4, इसके हिसाब से हम पूरी 45 क्लासें लेंगे और उसी में पूरी साइंस को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए आज पहला टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला और अच्छा टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र का। दोनों में आता है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। टू द पॉइंट देखेंगे और पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आता है कि इसकी खोज किसने की थी, खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, तो खोजकर्ता का नाम हम लिखेंगे और सभी साथी नोट्स भी बनाते चले। खोजकर्ता है हमारे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। देखिए सभी साथी ध्यान दें, हर चीज को बोर्ड पे नहीं लिखा जाएगा, बाकी अब मैं बोलता जा रहा हूं, आप नोट्स बनाइए। सबसे पहला खोजकर्ता कौन था? विलियम हार्वे। पहला क्वेश्चन यही है, रक्त परिसंचरण तंत्र। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? जैसे मधुमक्खियों के अध्ययन को एपीकल्चर बोलते हैं, है ना, उसी प्रकार से रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसके अध्ययन को बोलते हैं एंजियोलॉजी। देखिए अध्ययन का एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उठ के आ जाता है ना। मधुमक्खी अध्ययन है, और देखिए अपने हरित क्रांति वाला है ना। उसी प्रकार से रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा है सर, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है ना। कई जगह देखा है, एसएससी के एग्जाम में भी देखा है, उत्पत्ति की पूछता है। तो उत्पत्ति का पॉइंट याद रखेंगे, कहां से होती है? भ्रूण के स्तर मीजोडर्म से। अब सर ये क्या बवाल है, जब माता के पेट में एक बच्चा पलता है ना, तो उसमें 3 स्तर होते हैं ना उस भ्रूण के, है ना। जो छोटा बच्चा होता है ना, पेट में पल रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण, एम्ब्रायो बोलते हैं, है ना। तो उसमें 3 स्तर होते हैं, परत होती है 3। क्या होती है? एक एक्टोडर्म है, एक एंडोडर्म होती है, एक मीजोडर्म होती है। किसी ना किसी जीव की, सभी जीवों की उत्पत्ति किसी ना किसी स्तर से हुई है। हमारी किससे हुई है? मीजोडर्म से, है ना। भ्रूण के स्तर मीजोडर्म से रक्त की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र की उत्पत्ति किससे होती है? 3 ऑप्शन होंगे यही वाले, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो किससे होती है साथियों? मीजोडर्म से। ठीक है, अब इस रक्त परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं वो देखिए। देखिए इस तंत्र में हम 3 चीजें देखेंगे। ठीक है, पहली चीज हम देखेंगे इसी रक्त को। अभी बांटूंगा रक्त को, कितने भागों में बांटा है देख रहे हैं ना। और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा हृदय। ठीक है, रक्त, हृदय, और तीसरी होंगी रुधिर की वाहिकाएं, जिसको हम लोग हृदय के साथ साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है, हार्ट के साथ ही। अब रुधिर वाहिकाओं में क्वेश्चन कौन सा आता है सर? एक तो आता है धमनी का, इसी के अंदर आती है सिराएं, और इसी के अंदर आती है केशिकाएं। जो नसें हैं हमारी, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। ठीक है, ये पूरा हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहला पॉइंट हमने उठाया है रक्त को। ठीक है, अब रक्त के बारे में कुछ पॉइंट मैं आपके लिए बोल रहा हूं, वो सुनिए। अब सर रक्त की हमने पूछा, तो सर सबसे पहला क्वेश्चन ये है, रक्त की उत्पत्ति किससे होती है? मीजोडर्म से। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रक्त का,
कि रक्त कैसा ऊतक होता है। रक्त क्या है, सबसे पहले तो ऊतक होता है ना। जैसे एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, कोई भी चीज हमारे शरीर में है ना, तो सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की क्या है, कोशिका। ठीक है, ये बेसिक है। क्या है, कोशिका, जिसको हम बोलते हैं सेल। जब कोशिकाएं मिलती हैं, दो या दो से अधिक, जैसे दो से अधिक कोशिकाएं मिल गई, तो कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी साथियों, ऊतक, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टिश्यू। सभी साथी इंग्लिश टर्म भी जरूर साथ में याद रखें। देखिए रेलवे के पेपर में क्या कर रहा है आजकल, हिंदी को नहीं लिखता है, सीधे आपको लिए टिश्यू लिख देगा, वो भी इंग्लिश में इस प्रकार से लिख देगा, वो टिश्यू है। तो कौन सा है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं शब्द को कि टिश्यू क्या है, वो एक इंग्लिश शब्द है ना। उसी प्रकार से कोशिकाएं क्या बनाती हैं, ऊतक, और दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग। और अंग मिलके क्या बनाते हैं, अंग तंत्र। आई बात समझ में? जैसे हमारा पूरा शरीर क्या है, एक प्रकार का अंग तंत्र है। कितने सारे अंग हैं हमारे में, हाथ पांव है, लीवर है ना, अमाशय है, अग्नाशय है, छोटी आते हैं, बड़ी आते हैं, कई सारे अंग अंग है ना। तो ये सभी मैंने बोले वो क्या थे, अंग, और ये मेरे शरीर में फिट हो गए, तो क्या बना दिया उन्होंने, अंग तंत्र, है ना। ऊतकों से मिलकर बनता है अंग। अब ऊतक क्या है सर, एक रक्त है ना, ये भी एक ऊतक होता है ना। सभी बोलते हैं कि तरल फॉर्म में है, ये है वो है, कुछ नहीं है, ये क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। देखिए ऊतक भी चार प्रकार के होते हैं, है ना। उपकला ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, पेशीय ऊतक होते हैं, और तंत्रीय ऊतक होते हैं, है ना। चार ऊतकों में कौन सा वाला है, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी सर। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या आता है रक्त के लिए, कि इसका पीएच कितना होता है। रेलवे के एग्जाम में आया भी है, 7.4 होता है सर, और बोलते हैं इसको हल्का क्षारीय। रक्त कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। अम्लीय कि क्षारीय, सर क्षारीय। अब एक क्वेश्चन और है, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं। सर रक्त परिसृजन तंत्र के अध्ययन को तो एंजियोलॉजी बोल दिया, तो रक्त के अध्ययन को भी कुछ बोलेंगे। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। हाँ जी, रक्त के बारे में 3 पॉइंट जल्दी से बताइए। रक्त क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक है, पीएच 7.4 होती है, हल्का क्षारीय होता है, और इसके अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। इसका निर्माण कौन से स्तर से हुआ है, मेसोडर्म से। और रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस, हीमोपोइसिस। निर्माण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस। ठीक है जी सर। अब इसका मात्रा बता दीजिए कितनी होती है। देखिए मेल है तो उनमें पाई जाएगी 5 से 6 लीटर, और महिलाओं में पाई जाती है 4 से 5। ठीक है। पॉइंट जो होता है, जैसे हमने जो जांचें पढ़ी, तो जांच में होता है कि 10 से 16 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो जांचें ऐसे कहती हैं कि 10 पॉइंट से, वो पाउंड होता है ना, 10 से 16 पॉइंट होना चाहिए, जिसको हम भाषा में पौंड बोलते हैं। ठीक है, 10 से 16 होनी चाहिए। तो एक पौंड में कितना होता है, 450 ग्राम। उस प्रकार से हमें 10 से 16 पॉइंट होना चाहिए, मतलब 5 से 6 लीटर होना चाहिए मेल में, और फीमेल में 4 से 5 लीटर। ठीक है, रक्त की इतनी बातें याद। और एक क्वेश्चन और रक्त के लिए, इसका निर्माण कहां पे होता है, और ये मृत कहां पे होती है, कब्रिस्तान कहां होता है।
हाँ जी सर, रक्त का निर्माण जो होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में, जिसको बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो में। और रक्त की मृत्यु कहाँ होती है? मतलब रक्त में पाई जाने वाली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिम्बाणु, प्लेटलेट्स जो होती हैं वो मृत होती है, तो ये कहाँ पे होती है? स्प्लीन में, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा, जिसको रक्त का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। ठीक है, रक्त के बारे में कुछ बातें याद हुई। तरल संयुक्त ऊतक है, पीएच हो गई, अध्ययन हो गया, हेमेटोलॉजी निर्माण की प्रक्रिया, होमोपोइसिस है, मात्रा मेल फीमेल में, और निर्माण अस्थि मज्जा में, और कब्रिस्तान स्प्लीन या प्लीहा में। और अब मैं आपके लिए बताने वाला हूं रक्त के बारे में, एक छोटा सा चार्ट है वो मैं अब आपको समझाने वाला हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों, देखें अब रक्त के बारे में। अब देखिए रक्त में क्या क्या होता है। ठीक है, 100% हमारा रक्त है। अब देखना कि रक्त में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, रक्त के भाग करेंगे हम दो। सबसे पहला भाग तो मैंने किया, उसको नाम दिया प्लाज्मा। नाम सुना ही सुना होगा, फेसबुक पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा सभी साथियों ने। ठीक है, कि प्लाज्मा होता है, रुधिर कणिकाएं, ब्लड कॉर्पल्स होती हैं। और आज आपको डीपली समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं। प्लाज्मा जो होता है साथियों, वो होता है 55% हमारे रक्त में। ठीक है, देखते चलना 5 मिनट में फिल्म कहां बनती है। और रुधिर की कणिकाएं होती है 45%। इस प्लाज्मा के अंदर जो 55% प्लाज्मा होता है, जैसे एक ट्यूब में देखा, इसमें मैंने रक्त भर लिया, 55% इसमें प्लाज्मा था, तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? एक तो पाया जाता है जल। जिस जल की मात्रा 90 से 92% पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए वो लिक्विड फॉर्म में है या द्रव्य अवस्था। और इसी प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं कुछ प्रोटीन। ठीक है साथियों, क्या पाई जाती हैं? प्रोटीन। तो साथियों कुछ प्रोटीनों के नाम मैं बताऊंगा। सबसे पहली प्रोटीन पाई जाती है एल्बुमिन प्रोटीन। अब आप देखना कि ब्लड का कितना अच्छा काम है और कहां कहां से छोटा छोटा काम भी याद है हमको। एल्बुमिन। दूसरी है ग्लोबुलिन। तीसरी है फाइब्रिनोजन। फाइब्रोनोजन। चौथी है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, 4 प्रकार की प्रोटीन हमारे रक्त के अंदर पाई जाती है, वो भी प्लाज्मा के अंदर। नाम है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है साथी, अब इनके साथ के साथ मैं आपको काम भी बता देता हूं। एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है हमारे रक्त के परासरण दाब को नियंत्रित करती है। मान लीजिए एक तरह से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है ना। परासरण दाब का मतलब होता है, परासरण दाब होता है रक्त में के सर्कुलेशन को मेंटेन करना। कौन सी प्रोटीन का काम है? एल्बुमिन प्रोटीन का काम है। ठीक है, और एक प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होती है स्कंद कारक होती है, क्लॉट बनाती है ना। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो होती है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है एल्बुमिन। आपसे पूछ ले कि रक्त के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन है? एल्बुमिन।
और फाइब्रिनोजन कौन क्या काम करती है? प्रोटीन रक्त का थक्का बनाती है। थक्के का मतलब है किसी बच्चे को चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद आप देखना एकदम से ब्लड बहता है, और कुछ सेकंडों के बाद या 1 मिनट पश्चात वहां पर ब्लड जमने लगता है। तो किसी ने रोका तो नहीं, आप क्या करते हो कि दबा लो, किसी कपड़े से दबा लिया, हाथों से दबा लिया कि रक्त और निकले नहीं। उसको दबाने से होता है कि हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को दबाते हैं, जिससे रक्त का थक्का जम जाता है, मतलब वो ब्लड जमने लगता है और बहे नहीं, है ना। ज्यादा ही बड़ी चोट लग जाती है तो देखो उसमें तो कैसे हाथ और वो कपड़ा लग पाएगा। छोटी मोटी जब चोटें लगती हैं तो रक्त का थक्का स्वयं ही फाइब्रिनोजन प्रोटीन बना लेती है, और यही काम प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का भी रहता है। ये भी क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। ठीक है, कौन सा आएगा ऑप्शन? फाइब्रिनोजन। इसमें से एक ऑप्शन आपके लिए देगा वो, लेकिन सही आंसर होगा फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो रक्त के प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, हमारे शरीर से कहीं से भी रक्त निकले तो रक्त का थक्का जरूर जमेगा। उसमें कौन होगा? फाइब्रिनोजन, जो कि घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, अब प्रोटीन होगी चारों, उसके बाद रुधिर कणिकाएं हम देखेंगे। तो रुधिर कणिकाओं के अंदर सबसे पहली रुधिर कणिका का नाम है आरबीसी। सबको इंतजार था, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली रुधिर कणिकाएं जिसको आरबीसी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या कार्पस। ठीक है, पाई जाती है 99%। इसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। बस इस सब में एक ही शब्द जानते थे, और वो नाम आया है अब जाके हीमोग्लोबिन। बहुत साथी मेरे हैं, बहुत कुछ जानते हैं, मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, लेकिन आमतौर पे औसतन सभी लोग क्या जानते हैं? एक ही शब्द हीमोग्लोबिन है जी इसमें। तो कहां से आए ये हीमोग्लोबिन? आरबीसी। एक और होती है रुधिर कणिकाएं, ये 99% 99% यही होती हैं। और फिर उसके बाद होती है डब्ल्यूबीसी, जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। ये लाल है, वो श्वेत है। और एक होती है प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में बिम्बाणु भी बोलते हैं। ज्यादातर बच्चों को प्लेटलेट्स ही याद है कि सर हमें तो मलेरिया हो गया, बहुत तेज बुखार हो गया, हमारी प्लेटें गिर गई। कहां से है प्लेटलेट्स? ये है। ठीक है, बताऊंगा प्लेटलेट्स जब पढ़ाऊंगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब देखिए वो जांच जो आपने देगी होगी, 100 रुपए की कराई जाने वाली सीबीसी, जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ होता है, और भी कुछ लिखा होता है, वो अब हम देखेंगे इसके अंदर। बहुत कुछ लिखा होता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ग्रेनुअल्स, चलिए हिंदी साथी हैं हमारे, कणिका में, और एक होती है अकणिका में। ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट के अंदर 3 प्रकार की डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। नाम मैं लिखूंगा बारी बारी से। एक का नाम है ईओ सिनोफिल, दूसरी है बेसोफिल, तीसरी है न्यूट्रोफिल। ठीक है, आपने इस प्रकार से देखा होगा, देखना है ईओसिनोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल, इसी प्रकार से सिंबल बने होते हैं सीबीसी में, ईओसिनोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल। और होती है ए कणिका में, जिसके पहली है मोनोसाइट और दूसरी है लिम्फोसाइट।
और उस जांच में लिखा होगा MON और इस पे लिखा होता है LMY। और लिम्फोसाइट में भी दो होती हैं जिसके नाम है T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। ठीक है मेरे साथियों, प्लेटलेट्स बम्बार्ड हो गई जिसके अंदर भी रेड सो है ना, MCHB कई प्रकार के होते हैं ना। इस प्रकार से ये जांच होती है। और रक्त में क्या क्या होता है इस सबको मैं फटाफट से रिवीजन करवाता हूं 2 मिनट में। देखिए साथियों, रक्त के अंदर दो चीजें होती है, एक पढ़ी है प्लाज्मा और एक पढ़ी है रुधिर कणिका। सबसे पहले सर हमने प्लाज्मा को देखा, 55% होता है। इसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है जल जो 90 से 92% होता है, दूसरी होती है इसमें प्रोटीन। प्रोटीन में भी 4 होंगी सर, नाम हमें ऑप्शन में आ जाए तब भी हम टिक लगा सकते हैं। देखिए इतना जरूर आना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में देगा, और ऑप्शन आपको 2 आते होंगे, 2 नहीं आते होंगे। वो 2 नहीं आते हैं वो इस प्रकार से नहीं आते, पूरा पढ़िए है ना। प्रोटीन 4 है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। एल्बुमिन पराशर में काम करती है, सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है। ग्लोबुलिन हो जाएगा, फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाती है। ठीक है, चोट लग जाए वो भी मैं बताता हूं। और इन सबके रक्त के थक्का बनाने में एक आयन होता है, कौन सा आयन है वो? कैल्शियम+2। ठीक है, होता क्या है, एक रुधिर कणिका और समझ लीजिए 45% होती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है ना। प्लेटलेट्स बताऊंगा 4 से 4.5 लाख, मतलब 3.5 से 4.5 लाख हो सकती है। आरबीसी भी बताई जाएंगी आपके लिए, 120 दिन का कार्यकाल है ना। हीमोग्लोबिन उसमें पाया जाता है। रक्त का रंग लाल होता है, क्यों होता है? कौन से आयन के संग बनती है? आयन है Fe+2, लोहे आयन के साथ बनती है। और यह थक्का बनता है तो कैल्शियम+2 आयन होता है। ये प्रकार क्वेश्चन आते हैं। डब्ल्यूबीसी में 2 होते हैं, कणिका में, एक कणिका में इसमें भी होती हैं 3, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और एक कणिका में एक ग्रेनुलोसाइट में होती है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में 2 है, टी प्रकार की और बी प्रकार की, एक होगी प्लेटलेट। चलिए इस पूरी पंचायत को बाद में देखेंगे, रिवीजन कीजिएगा, पूरा पढ़िएगा। और एक छोटी सी बात मैं बताता हूं, देखिए इंटरेस्टिंग है। किसी बच्चे के चोट लगती है ना, क्या होता है? देखिए चोट लगने पर जब रक्त का थक्का बनता है तो वो प्रक्रिया कैसे होती है, थोड़ी सी प्रक्रिया के बारे में आपको समझाता हूं, है ना। देखिए जब चोट लगती है ना, क्या होता है चोट में? पीड़ित व्यक्ति के हाथ में लग गई मान, ठीक है, हाथ यहां से कट गया, इसमें से निकलने वाला जो रक्त होगा उसमें, और इधर होंगी हमारी प्लेटलेट्स, है ना। ये दोनों सबसे पहले क्या बनाएंगी? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएंगी, है ना। रक्त जो होता है वो प्लेटलेट्स के साथ मिलकर क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है ना। थ्रोम्बोप्लास्टिन में निकलता है कैल्शियम+2 आयन, ठीक है। ये कैल्शियम+2 आयन जब निकलेगा ना, तो ये क्या कहेगा सर? फाइब्रिनोजन को, हमारे रक्त में पाया जाने वाला फाइब्रिनोजन, ये कैल्शियम+2 आयन इसको फाइब्रिन नामक पदार्थ में बदलता है। फाइब्रिन कैसा होता है? रेशेदार होता है। और प्रोथ्रोम्बिन को ये कैल्शियम+2 आयन थ्रोम्बिन में बदलता है। जिस प्रकार रक्त का थक्का बनता है वो इस प्रकार बनता है। सबसे पहले चोट लग जाएगी, दोनों प्लेटलेट्स और हमारा रक्त मिलके क्या, कौन सा पदार्थ बनाते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और इसके अंदर होता है कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन रक्त में पाए जाने वाले फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में तोड़ेगा और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में तोड़ेगा। जब जाके उस चोट पे रक्त का थक्का जम जाएगा और रक्त बंद हो जाएगा, ठीक है। एक बीमारी भी होती है ना, बीमारियां जब आएंगी तब बता देंगे। और दोबारा देख लीजिए, हीमोफीलिया नाम की बीमारी है। कैसी बीमारी है? जेनेटिक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है। इस बीमारी को बोलते हैं राजशाही बीमारी। महारानी रानी एलिजाबेथ को हुई थी,
है ना, उनको हीमोफीलिया की बीमारी थी, मतलब जन्म से ही थी। क्या था, अगर कहीं भी चोट लग जाएगी उनको तो रक्त रुकेगा नहीं, उनमें ये जो काम करने वाली प्रोसेस है ये होगी ही नहीं और रक्त बहता रहेगा, है ना। गुणसूत्र बीमारी है, अनुवांशिक रूप से गुणसूत्रों के कारण ही हुई है, जन्म से ही, है ना। उनके गुणसूत्र में थोड़ा डिफेक्ट था, 46 गुणसूत्र में से, है ना। उस बीमारी का नाम रखा गया था हीमोफीलिया, अनुवांशिक बीमारी वो थी। राजशाही बीमारी बोला, रानी एलिजाबेथ को हुई थी, इंग्लैंड की महारानी थी, है ना। ये उनमें, उनके किसी भी बच्चे में इस प्रकार का प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। इसलिए बीमारी इंपॉर्टेंट हो गई, है ना। हीमोफीलिया अनुवांशिक बीमारी है, कोई कह दे कि नहीं उसमें तो जमता ही नहीं था, ये कारण था, है ना। उसको अगर उसके रक्त का थक्का नहीं बन रहा है तो कौन सी बीमारी है साथी, उसको हीमोफीलिया बीमारी है, उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है साथियों, एक चीज और, रक्त का थक्का जमाने के लिए हम क्या करते हैं उसको भी देख लीजिए। चलिए यहां बता देता हूं, अगर रक्त का थक्का बन रहा है तो एक स्कंद कारक होता है, प्राकृतिक रूप से हमारे रक्त में निकलता है, जिसका नाम है हेपेरिन। एक हेपेरिन नाम का स्कंद कारक होता है जो क्या करता है, ब्लड का क्लॉट बना देता है, ठीक है। क्लॉट बनाने में कौन काम आता है, हेपेरिन। और आजकल तो हम लोगों ने कुछ कृत्रिम भी बना लिए, कृत्रिम के नाम मैं बता देता हूं कैसे बनाए हमने कृत्रिम। देखो हमने क्या किया, ब्लड बैंक के बनाई, ब्लड बैंक में रक्त को रखते हैं, तो रक्त का तो भाई साहब हमने मान लीजिए निकाला रक्त, है ना। पॉलिथीन में जो रक्त निकलता है, एक यूनिट मतलब रक्त निकलता है, एक यूनिट में होती है 350 ml, है ना। ऐसे रक्त हमने निकाला, उसको रूम टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर रखा 4 से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसमें ईडीटीए नामक पदार्थ मिलाया, सोडियम एसीटेट था, ऑक्सीलेट था, है ना, कुछ इस प्रकार से, है ना, थे। कौन कौन से थे, सोडियम एसीटेट, ऑक्सीलेट, इस प्रकार के थे, ठीक है। ये क्या थे, ये हमने कृत्रिम रूप से स्कंदक कारक बनाए जो ब्लड का क्लॉट बना सके, इनको प्रयोगशाला में उस यूनिट में डाला जाता है, तब जाके वो रक्त हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, जमता नहीं। आप अपने घर में मान लीजिए आपने रक्त को इकट्ठा करने की कोशिश की, है ना, कि थोड़ा सा हम लाइए, जरूरत पड़ेगी एक बोतल में स्टोर कर लें, है ना। उसका दिमाग चल जाता है कि रक्त को लाइए हम स्टोर कर लेते हैं, जैसे ब्लड बैंक में रखा रहता है वैसे हम भी रख लेंगे अपने फ्रीजर में, ऐसा नहीं होता है। उसको रखने के लिए हम क्या मिलाएंगे उसमें, कृत्रिम रूप से सोडियम ऑक्सीलेट या ईडीटीए या सोडियम एसीटेट, इस प्रकार के पदार्थ हम उसमें मिलाएंगे और 4 से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको हम रखेंगे, तब जाके साथियों वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा जिस प्रकार को हमें उसकी जरूरत है, ठीक है साथियों। आज हमने इसको देखा रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के छोटे से एक पार्ट 1 को, कल इसमें हम आगे बढ़ेंगे, कल हम पढ़ाएंगे इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को, और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे हृदय की। अगली 2 क्लासों में इसको पूरा करेंगे, पूरी डीपली तरह से समझेंगे, ठीक है। और आप, चैलेंज है, इतना पढ़ने के बाद आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस आप लगाइए, 95% आपको क्वेश्चन मिलेंगे और सही भी होंगे, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।